शनि, मंगल। नमस्कार, कैसे हैं आप? इस सेशन में हम कार्मिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। वही संबंध जो जीवन में आते हैं बट समझ में नहीं आते हैं। पीछे जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे कार्मिक चार्ट्स मेंशन्ड हैं। इनमें हमने एक टेक्निक का यूज़ करा और हमें एक ऐसा प्रेडिक्शन सूत्र मिला जिससे कि कार्मिक रिलेशंस के नंबर तक को प्रेडिक्ट सहायता लेंगे महर्षि जेमिनी सूत्रम की। कार्मिक संबंध वो संबंध होते हैं जो जीवन में हमें कोई लेसन देने के लिए आते हैं। वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और यही उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड या सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि एक से अधिक कार्मिक संबंध होते हैं और व्यक्ति जो है वो महसूस करता है कि यार बार बार कोई ना कोई मेरे जीवन के अंदर आता है, ये प्रोसेस, ये व्यवस्था कब रुकेगी, आखिर कितने कार्मिक संबंध मेरे जीवन में ईश्वर ने बनाए हैं। इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने में हम सहायता लेंगे महर्षि जेमिनी सूत्रम की। जेमिनी सूत्रम आपको रिलेशंस की कार्मिक डेप्थ को, अपनी कार्मिक डेप्थ को समझने में बहुत मदद करती है, क्योंकि जेमिनी सूत्रम में कुछ ऐसे विशेष फंडामेंटल पॉइंट हैं जो कि बेसिकली बात करते हैं कर्मों के बारे में। आपने इष्ट देव का कॉन्सेप्ट सुना होगा, आपने आत्मकारक का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये सब जेमिनी सिस्टम की ही देन है और उसमें से एक महत्वपूर्ण सिस्टम है दारा कारक का सिस्टम। दारा कारक क्या है? दारा कारक, जैसे मैंने कहा, वही कार्मिक लेव जो आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में समझाने की कोशिश करती है, उसको प्रेडिक्ट करने में आपकी मदद करती है और आपको ये बताती है कि अगर आप किसी व्यक्ति या एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो क्यों अट्रैक्शन बन रहा है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। यही जेमिनी कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि कितने रिलेशंस आपके जीवन में हो सकते हैं। इन जनरल जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि जब हम जेमिनी से दारा कारक कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम वहाँ से दृष्टि कॉन्सेप्ट नहीं लेते। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो दृष्टियाँ हैं, जो एस्पेक्ट है, वो अलग तरह से कार्य करते हैं, जिनके बारे में हम बात सेशन के अंदर करेंगे। कार्मिक मैग्नेट कौन सा व्यक्ति हो सकता है? कार्मिक मैग्नेट वो व्यक्ति हो सकता है जिसका दारा कारक कार्मिक प्लैनेटों से सीधा सीधा प्रभावित है। आपके जीवन में 2, 4, 6, 8 या बार बार कार्मिक संबंधों का आता रहना आपके दारा कारक पे ही निर्भर करता है। कभी कभी ऐसे संबंध होते हैं जो कि हाँ स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर प्रॉमिसेस थे, जो रिलेशन में चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, जिसके अंदर गुस्सा या एग्रेशन बहुत अधिक था। गुस्सा या एग्रेशन अधिक इस वजह से था, सोच के देखिए, 20-25 साल के बाद एक नए जीवन में आने के बाद आप अपने पार्टनर से मिलें या किसी पर्सन से मिलें जिसको आप पिछले जीवन से जानते हैं, तो इन जनरल कार्मिक संबंधों में चीज़ें डिस्प्यूट की तरह रहती हैं या फिर थोड़े कन्फ्यूज़न की तरह रहती हैं। फिर भी ये बहुत गहरे फील होते हैं, बहुत डेप्थ में फील होते हैं। जैसे मैंने कहा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दारा कारक ही आपके कार्मिक संबंधों को प्रेडिक्ट करने में आपकी मदद करता है। वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे कम हो चार्ट के अंदर बिकम्स योर दारा कारक। जैसे कि इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस चार्ट के अंदर सबसे कम जिस प्लैनेट की डिग्री है वो मंगल है। आप अपने दारा कारक को मेंशन करिएगा और इसी को अब आप अपना मेन प्लैनेट मानिए, क्योंकि हम मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं। जितना आप अपने दारा कारक के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, लगन में, नवमांश में कैसे करना है मैं भी आपको बताऊंगा, उतना आप अपने संबंधों की डेप्थ को, उसकी बारीकी को, उसकी गहराई को समझ पाएंगे। दारा कारक से आपने अपने संबंध के बारे में समझा। कार्मिक मैग्नेट यही दारा कारक आपको बना सकता है। कैसे बना सकता है? ज्योतिष में कुछ कार्मिक प्लैनेट हैं, जैसे राहु, प्लैनेट केतु, ये दोनों कार्मिक प्लैनेट हैं, कार्मिक भाई हैं। आप राहु से, केतु से कार्मिक ऊर्जाओं को अपने जीवन में फील करते हैं या महसूस करते हैं। तो मान लीजिए आपका दारा कारक मंगल है और वो राहु के साथ बैठा हुआ है। आपका दारा कारक मंगल है जैसे इस चार्ट के अंदर है और वो केतु के साथ बैठा हुआ है। ये क्या इंडिकेट करेगा? सीधा सीधा इंडिकेट करेगा कि ब्रदर, आपका कोई ना कोई कार्मिक संबंध या कुछ कार्मिक चीज़ें आपके संबंध में अभी छूटी हुई हैं, जिन्हें कंप्लीट कराने के लिए, जिन लेसन्स को सिखाने के लिए कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। जिस प्लैनेट को हम भूल जाते हैं वो है शनि। शनि कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं व्यक्ति के साथ। तो अगर आपके दारा कारक के साथ शनि का कंजंक्शन है, शनि उसके साथ बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर मंगल हैं, मंगल के साथ मान लीजिए शनि भी बैठे हुए हैं, उनकी युति है, ये भी कार्मिक संबंधों को ही इंडिकेट करेगी। एंड फोर्थ, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट, एक वक्री प्लैनेट। वक्री प्लैनेट जो है वो पिछले जीवन से कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में स्थापित करता है। तो अगर आपका दारा कारक है और वो वक्री प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, तब भी आप एक कार्मिक मैग्नेट बन जाएंगे। आप जनरली पुल करेंगे कार्मिक संबंधों को अपने जीवन के अंदर, जो आपको कोई लेसन सिखाना चाहेंगे या कुछ नई चीज़ बताना चाहेंगे, या फिर कोई कंबस्ट प्लैनेट। तो अब आप कहेंगे ये तो बहुत सारे प्लैनेट हो गए, राहु है,
केतु है, शनि है, वक्री प्लैनेट है, कंबस्ट प्लैनेट है। जी हाँ, इतने सारे प्लैनेट मिलके एक चार्ट को अधिक से अधिक कार्मिक चार्ट या फिर एक संबंध को अधिक से अधिक कार्मिक बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लैनेट आपके दारा कारक के साथ ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे कि राहु है, शनि है, केतु है या वक्री प्लैनेट है, उतने अधिक कार्मिक संबंध हमें या फिर कार्मिक पुल हमें चार्ट के अंदर दिखाई दे सकता है। चीज़ें यहीं पर नहीं रुकती हैं। इसके बाद आती है बात कि भैया आप कार्मिक संबंधों को या उनकी संख्याओं को प्रिडिक्ट कैसे करेंगे और कार्मिक संबंध में किस संबंध को मैं मानूं। तो जैसा मैंने मैरिज के सेशन में कहा था कि मैरिज के लिए हमें 1 ईयर का कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा कि कोई एक ऐसा संबंध जो 1 ईयर प्लस की ड्यूरेशन को क्रॉस कर जाए। उसी तरह कार्मिक संबंधों में हमें 1 मंथ का कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा, क्योंकि 1 महीना वो समय है जिसमें सूर्य अपनी एक राशि को ट्रांजिट कर लेते हैं या एक राशि के अंदर गोचर कर लेते हैं। तो अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो 1 मंथ प्लस हो गया है तो उसके अंदर कार्मिक ऊर्जाएं आने की संभावना सबसे अधिक प्रबल है। आप उसको अपनी कार्मिक डायरी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, उसकी टाइमलाइन को लिख सकते हैं कि हाँ, मेरा एक पर्टिकुलर ये जो संबंध है इसको मैं कार्मिक कैटेगरी के अंदर कह सकता हूँ। इसके बाद बात आती है कि कैसे हम कार्मिक संबंधों की संख्या को प्रेडिक्ट करें, बट उससे पहले बहुत आवश्यक है ये समझना कि आपके दारा कारक की जो पर्टिकुलर राशि है वो आपसे क्या कह रही है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति 2 से 3 बार उसको संबंध में ब्रेक हुआ, दिक्कतें आई और उसने मैरिज के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे विवाह की तरफ नहीं जाना। मान लीजिए आपका दारा कारक है, मैंने आपको बताया जो ग्रह कुंडली में सबसे कम डिग्री का है बिकम्स योर दारा कारक। जैसे कि इस चार्ट के अंदर मंगल इज द प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे कम है। तो इसे आप आराम से देख सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये अब आपका दारा कारक हो गया है, ठीक है। अब ये नवमांश में मान लीजिए नीच की राशि में चला गया, जैसे कि यहाँ पर मंगल। अगर ये नवमांश में कर्क नवमांश में चला जाए जो कि नीच का नवमांश है, तो हम क्या कहेंगे, व्यक्ति की विवाह की तरफ जो इच्छा है या डिज़ायर है या जो इंटरेस्ट है वो शायद इतने कार्मिक झटके लगने के बाद ख़त्म हो गया है या फिर बंद हो गया है या उसका मन ठंडा पड़ गया है। या फिर मान लीजिए इसी मंगल को कि ये नवमांश कुंडली में केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, तब भी हम इसी चीज़ को कहेंगे कि यहाँ पर भी जो संबंध है उसकी संभावनाएं या उसकी स्ट्रेंथ जो है विद टाइम कम होती हुई जा रही है। अब इससे एक और कन्फ्यूज़न जन्म लेता है कि लगन कुंडली और नवमांश में मैं सबसे पहले किस कुंडली को देखूं। तो लगन कुंडली को ही हमें प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि लगन कुंडली जो है वो मूल पेड़ है या मूल वृक्ष है। अगर लगन कुंडली मतलब वृक्ष ही नहीं है तो फल की बात आएगी ही नहीं। अगर लगन कुंडली में कोई चीज़ है और नवमांश में भी वैसे की वैसी हो जाए कि लगन में भी आपका दारा कारक राहु के साथ है और नवमांश में राहु या केतु के साथ है, शनि के साथ है, वक्री प्लैनेट के साथ है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में किसी भी कंडीशन में किसी भी उपाय से किसी कार्मिक संबंध को नहीं रोका जा सकता। कोई व्यक्ति किसी न किसी पॉइंट पे जीवन में एंटर करेगा ही करेगा। ये एक तरह से फाइनल कॉल हो गई है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। ये बात होती है लगन और नवमांश की। तो पहले अपने चार्ट में लगन कुंडली के अंदर इन प्रिंसिपल्स को या इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करिएगा कि मेरा चार्ट कितना कार्मिक है, मैं कितना कार्मिक पुल अपने जीवन के अंदर इंटरेस्ट करा के बैठा हुआ हूँ। आपको दारा कारक ढूंढना है, उसकी पर्टिकुलर राशि को देखना है। अगर लगन कुंडली में उसके साथ राहु, केतु, शनि, वक्री प्लैनेट या कंबस्ट प्लैनेट हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके संबंध के अंदर कुछ ना कुछ कार्मिक गतिविधियां दिखाई देंगी। इसी से व्यक्ति क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरे 1 संबंध फेल हो गया, 2 फेल हो गए, 3 फेल हो गए, क्या जीवन पर्यंत मेरे संबंध फेल ही होते रहेंगे या उनमें कोई लिमिट है, कुछ समय है, कुछ संभावनाएं हैं कि मेरा जो भविष्य का संबंध है वो स्थिर हो जाएगा। और दूसरा सवाल कि मेरे चार्ट के अंदर क्या विवाह के बाद भी कार्मिक संबंध आएंगे, क्या मेरा विवाह भी कार्मिक है, क्या वो भी फेल कर सकता है, या कितने कार्मिक संबंध फेल होना नियत है मेरे चार्ट के अंदर, लिखित है मेरे चार्ट के अंदर। तो नंबर को प्रेडिक्ट करना बिकम्स अ बिग थिंग। या आप नंबर के बारे में कैसे कहेंगे, कैसे किसी व्यक्ति को बताएंगे कि इतने नंबर आपके कार्मिक संबंध के हो सकते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आता है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का, एक गहरा कॉन्सेप्ट, डेप्थ का कॉन्सेप्ट। जैमिनी सूत्रम या जैमिनी एस्ट्रोलॉजी आपसे कहती है कि जहाँ पर आपने पढ़ा है कि प्लैनेटों की दृष्टि होती है, जैसे आप कहेंगे शनि की 3rd और 10th, मंगल की 4th और 8th, गुरु की 5th और 9th, या हर प्लैनेट की 7वीं
दृष्टि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जहाँ से आपने इस दारा कारक को लिया है वहाँ पर प्लैनेटों की नहीं राशियों की दृष्टि होती है। अब आप कहेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है? हो सकता है आपने कुछ नया सुना हो, कुछ अलग सुना हो, क्योंकि इसी तरह की रिसर्च करने में मैं बिलीव करता हूँ कि भाई कुछ नया, कुछ एडिशनल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन जो है वो व्यवस्थित हो, सिक्योर हो, उसको उन चीज़ों के आंसर मिले जो अब तक उसके जीवन में समस्याएं बनी हुई थी लेकिन उसको आंसर ही नहीं मिल पा रहे थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे मैं इस चीज़ को देखूं, कैसे मैं उस चीज़ को देखूं। वहाँ पर आपको ये सूत्र काम आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? प्लैनेट जो है वो यहाँ पर नहीं देखते, यहाँ पर राशियाँ देखती हैं, राशियाँ दृष्टि रखते हैं। अब आप कहेंगे कैसे रखती हैं? तो 3 राशियों के ग्रुप हैं। एक है चर राशि जो कि है मेष, कर्क, तुला और कैप्रिकॉर्न। दूसरी है स्थिर राशियाँ जो कि हैं वृषभ, जहाँ आपके 2 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर। और तीसरी है 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव। अब आप कहेंगे इनका क्या काम करना है? भाई आपका जो दारा कारक है वो आसमान में है, वो किसी राशि के अंदर है, वो किसी राशि के अंदर बैठा हुआ है। जैसे कि इस कुंडली में मंगल इस दारा कारक जो कि तुला राशि में बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे तुला राशि में बैठे हैं तो इसका मैं क्या करूं? पहला ये देखिए कि क्या ये व्यक्ति कार्मिक पुल रखता है, क्या इसके जीवन में संबंध या कार्मिक रिलेशंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे उसे देखा जाएगा? हमने चार्ट में देखा कि सबसे कम जो डिग्री है प्लैनेटों की उसमें मंगल सबसे आगे फॉल करता है, उसकी डिग्री 2 है और वो केतु के साथ बैठा हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पर कंफर्म होता है कि मंगल इज विद प्लैनेट केतु, मंगल पे केतु का प्रभाव जो है वो बना हुआ है। नवमांश कुंडली में सेम प्लैनेट मंगल को हम देखेंगे लेकिन यहाँ पर वो ना राहु के साथ है ना केतु के साथ है। इसका मतलब है कि व्यक्ति विद एनर्जी, विद टाइम या फिर विद उपाय या रेमेडीज इन कार्मिक संबंधों से बच सकता है। तो बहुत हैवी कार्मिक संबंध हम यहाँ पर व्यक्ति का नहीं कहेंगे क्योंकि नवमांश में दारा कारक स्वतंत्र स्थिति में है। दूसरी बात आती है कि जो दारा कारक है वो क्या किसी वक्री या कंबस्ट प्लैनेट से प्रभावित है? नहीं। यहाँ पर दारा कारक पे ना वक्री प्लैनेटों का कोई प्रभाव है ना कोई इन्फ्लुएंस है। आपके चार्ट में हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपका दारा कारक जो है वो है मंगल, ठीक है। अब इस कुंडली के अंदर फॉर दिस एग्जाम्पल मान लीजिए शनि आपके चार्ट में वक्री है या फिर गुरु आपके चार्ट में वक्री है। तो शनि वक्री है तो शनि की कौन कौन सी राशियाँ या नवमांश होते हैं? 10 और 11। अगर गुरु वक्री हैं तो गुरु के कौन कौन से नवमांश होते हैं? 9 और 12। इसी तरह से जो भी प्लैनेट वक्री है या फिर कंबस्ट है उसके नवमांश या उसकी राशियों को देखिएगा। अगर मंगल कंबस्ट हैं या मंगल वक्री हैं तो मंगल की राशियाँ कौन सी होती हैं? 1 और 8। अब आपको नवमांश में इन राशियों को देखना है, नवमांश में इनकी पोजीशन देखनी है। जैसे कि इस चार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मंगल जो है बीइंग द दारा कारक सीधे ही कुंभ नवमांश में आ गया, कुंभ नवमांश में आ गया। अब आप कहेंगे कुंभ नवमांश में आ गया तो क्या हुआ? भाई जो कुंभ नवमांश का अधिपति शनि है ना वो वक्री है। तो हम कहेंगे कि दारा कारक एक ऐसे नवमांश में बैठा है जिसका प्लैनेट, जिसका कंट्रोलर रेट्रोग्रेड है या वक्री है। तो जो पॉइंट हमें पहले नहीं दिखाई दे रहा था कि हमें यहाँ पर कोई कार्मिक संबंध नवमांश में नहीं दिखाई दे रहा, एकदम से वो दिखाई देने लगा। इस तरह आप चीज़ों को थोड़ा गहराई में समझिए कि मेरे चार्ट में जो भी वक्री प्लैनेट है या कंबस्ट प्लैनेट है मुझे उनको भी इस काउंटिंग के अंदर लेना है, उनको छोड़ना नहीं है। वक्री प्लैनेट में आपने प्लैनेट को देखा, उसके नवमांश को लिख लिया। गुरु वक्री है तो गुरु के नवमांश हो गए 9 और 12। आपने देखा मेरा दारा कारक 9 नंबर में ही है। इसका मतलब है कि आपके संबंध में चाहे मैच मेकिंग क्यों ना करा ली जाए, चाहे संबंधों को कितना ही टालम टोल क्यों ना कर लिया जाए, फिर भी उनके अंदर जो कार्मिक वाइब्रेशन है, कार्मिक ऊर्जा है वो निहित रहेगी या फिर बनी रहेगी। थोड़ा आगे चलते हैं। बात है कि कितने कार्मिक संबंध हो सकते हैं। तो इस कुंडली में जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो दारा कारक है वो कौन है। दारा कारक हमें पता लगा वो है मंगल, ठीक है। मंगल किस राशि में बैठा है इसको पहले देखिएगा। तो मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तुला राशि में। मैंने आपको बताया कि कौन सी राशि किस तरह की होती है। मेष, कर्क, तुला और कैप्रिकॉर्न ये कैसी राशियां हैं? ये मूविंग है। इनको हम कहते हैं चर, चलायमान। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर हैं और 3, 6, 9, 12 ये डुअल हैं।
अब आपका जो दारा कारक है लगन कुंडली में होगा तो 1 से 12 नंबर की राशि में ही ना। अब आप उस राशि को देख लीजिए कि वो राशि कौन सी है। हर राशि चर राशि स्थिर को देखती है, स्थिर चर को देखती है, द्विस्वभाव को देखती है। मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता, हमने थोड़ा मेहनत करके आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है ये टेबल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मेरा जो दारा कारक है लेट्स से मेष के अंदर है। मेष एक चर राशि है, मेष देखती है सिंह को, स्कॉर्पियो को और एक्वेरियस को। नंबर आप लिख सकते हैं कि मेष में मेरा दारा कारक है, तो इनडायरेक्टली मुझे 3 राशियों को देखना है जो है सिंह, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ कार्मिक रिलेशंस, कि मेरे कितने कार्मिक रिलेशंस बन सकते हैं या हो सकते हैं। वापस आते हैं इसी चीज़ पे, जैसे कि यहाँ पर तुला लिखा हुआ है कि दारा कारक जो है वो तुला में है। तो हमने देखा कि तुला के लिए हमें कौन कौन सी राशियाँ देखनी होंगी। फॉर तुला कि दारा कारक जो है वो लिब्रा में है, हमें देखना होगा टॉरस को, लियो को और एक्वेरियस को। हमें वृषभ देखनी है, सिंह देखनी है और कुंभ देखनी है, एक्वेरियस। अब हम देखते हैं वृषभ, सिंह और कुंभ। अब अगर इन राशियों में, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, कार्मिक प्लैनेट कौन से होते हैं, राहु, केतु, शनि, कोई वक्री प्लैनेट या कोई कंबस्ट प्लैनेट अगर बैठा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में उतने ही कार्मिक संबंध आएंगे जितने प्लैनेट यहाँ पर विद्यमान हैं। अगर यहाँ पर जैसे शनि मान लीजिए अकेला बैठा हुआ है, शनि एज अ इंडिविजुअल प्लैनेट इंडिकेट करेगा एक संबंध को। मान लीजिए यहाँ पर राहु और केतु बैठे हुए हैं टॉरस में या फिर लियो में, तो ये इंडिकेट करेंगे 2 संबंधों को। मान लीजिए यहाँ पर एक वक्री प्लैनेट गुरु बैठा हुआ है, तो ये इंडिकेट करेगा एक अनदर कार्मिक संबंध को। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्मिक संबंधों को आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर चीज़ें आपके थोड़ी समझ नहीं आई, तो मान लीजिए यहाँ पर हम शनि को लेते हैं और हम कहते हैं कि शनि जो है वो हमारे दारा कारक हैं। दारा कारक मतलब इनकी डिग्री कुंडली में सबसे कम है। अब हमें पता लगा कि शनि हमारे दारा कारक है, तो शनि की राशि को देखेंगे। तो शनि की जो राशि है वो है 9 नंबर। मैंने आपको बताया था कि 9 नंबर के लिए मतलब धनु। ये 9 नंबर में बैठ के देखेंगे 3 को, 6 को और 12 को। तो हमें ये देखना है कि इन 3, 6, 12 मतलब मिथुन और कन्या और स्पाइसेस, इनमें कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, प्लैनेटों की संख्या, और क्या वो प्लैनेट शनि, राहु, केतु, कोई रेट्रो या कोई कंबस्ट प्लैनेट है क्या। ये बहुत आसान मेथड है, अगर आप इसको सीधा अप्लाई करते हैं तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। सामान्य पद्धति है कि भाई जितने प्लैनेट बैठे हुए हैं ना साहब, उतने लोग आपके जीवन के अंदर एंटर करेंगे टू गिव यू मोर लेसन्स अबाउट योर रिलेशनशिप, द स्टेटस ऑफ योर रिलेशंस एंड ऑल। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रो हैं बाय नेचर। आपने चीज़ों को यहाँ तक समझा, जैसे मैंने कहा था धनु में ये बैठे हुए हैं, तो आपने यहाँ पर देखा धनु में राशि आई जेमिनी, वर्गो, पाइसेस। तो इस तरह से दारा कारक की टेबल है, उसके बाद जो राशियां उससे प्रभावित हैं उनकी टेबल आपके पास मौजूद है। ये है सामान्य तरीका। शनि, राहु, केतु, वक्री प्लैनेट या फिर कोई कंबस्ट प्लैनेट व्यक्ति के जीवन में कार्मिक संबंध लेके आते हैं। जितने प्लैनेट होंगे इन राशियों में जो एस्पेक्ट करी हैं, उतने ही कार्मिक संबंध हमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा एडवांस होते हैं, जैसे कि इस चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो मैंने आपसे कहा कि इस चार्ट के अंदर व्यक्ति के जीवन में जो कार्मिक संबंध रहे हैं वो एक रहा है, मतलब एक कार्मिक संबंध इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर देखा है। 1 सेकेंड, यप। तो यहाँ पर दारा कारक जो रहा वो रहा मंगल। मंगल बैठा हुआ है तुला में। कौन कौन सी राशियों को देख रहा है आपको पता है। तो यहाँ पर जिन राशियों को ये देख रहा है, क्या उनमें कोई प्लैनेट विद्यमान है। पहले ये देखिए कि क्या उनमें कोई प्लैनेट विद्यमान है। जैसे कि यहाँ पर मून है और वीनस है। भाई लियो में मून है, एक्वेरियस में वीनस है। नवमांश में अब इन मून और वीनस की स्थिति को देखिए। क्या नवमांश में इनके ऊपर कहीं से भी राहु का, केतु का, किसी वक्री प्लैनेट का या फिर किसी कंबस्ट प्लैनेट का कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है क्या। स्पेशली हमें राहु, केतु और शनि को देखना है। जैसे कि इस नवमांश में मून इज विद राहु, चंद्रमा राहु के साथ है, वो भी 8th हाउस के अंदर। सीधा कहा जा सकता है कि कोई 1+ कार्मिक संबंध आपको देखने को मिल सकता है जो आपके जीवन को बहुत हद तक हिला देगा, बहुत हद तक डिस्टर्ब कर देगा, और वो बहुत डीप होगा, बहुत गहरा होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगा बाय नेचर, जिससे कि इमेज पे
दाग भी लग सकता है, क्योंकि राहु जो संबंध देगा उनमें वो कैसे लेसन सिखाएगा, ऐसे लेसन सिखाएगा कि आपको लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लोगों पे विश्वास करने से पहले थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार करिए, क्योंकि वो आपकी इमेज को ख़राब कर सकते हैं। वहीं अगर केतु यहाँ पर बैठा होता तो वो विरक्त कर देता, क्योंकि केतु आपको ये सिखाएगा कि दुनिया में अपना कोई है ही नहीं, हमें किसी में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर शनि बैठा हुआ होता तो वो किसी तरह के दंड की व्यवस्था करता, किसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट की या सिचुएशन की व्यवस्था करता। अब इसमें भी एक और एडिशनल लेयर आप डाल सकते हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं आपको अगले सेशन में बताऊं तो चीज़ें शायद आपके लिए ठीक रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस सेशन में हो जाएंगी टू अंडरस्टैंड। बात यह आती है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, तभी हम इसका सेकंड पार्ट लेके आ पाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। ऐसी चीज़ों में आपको चार्ट टू चार्ट जाना पड़ता है, ऐसी चीज़ों में आपको 200-300 चार्ट की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है कि भाई इनमें ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या ऐसे हम संबंधों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया है ये बेस है, बिल्कुल अभी हम सबटल लेयर पे हैं, बिल्कुल नीचे की लेयर पे हैं, तो इससे ज़्यादा भयभीत होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं इसके और नई टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में आया तो क्या कार्मिक लेसन वो देने के लिए आया था, कैसे रेट्रो प्लैनेट शनि मंगल ये अलग अलग तरह से चार्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं और उनका बेसिक क्रक्स क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, कहाँ हमसे वो गलतियाँ हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई हो। आपको पहले ये देखना है कि मैं कार्मिक मैग्नेट हूँ क्या मेरा दारा कारक वास्तव में बहुत सेंसिटिव है, क्या वो एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, या फिर शनि राहु केतु से प्रभावित है, स्पेशली राहु और केतु से। क्या वो नवमांश में भी ऐसी ही प्रवृत्ति को रिपीट करता है या दोहराता है। दूसरा, दारा कारक से जो प्रभावित राशियां हैं उनमें कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनमें जैसे प्लैनेट होंगे वैसे ही लेसन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मून और वीनस के लेसन्स थोड़े आराम रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन अगर नवमांश में वही प्लैनेट जो बैठा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा मून को, तो मून वहाँ राहु के साथ बैठा है, तो हम समझ गए कि राहु का प्रभाव चंद्रमा पे आ गया, जिसका इनडायरेक्ट प्रभाव व्यक्तिगत संबंध पे है। तो आप पहले सिंपल मेथड का यूज़ करिए, लगन कुंडली में चीज़ों को देखिए, उसके बाद नवमांश कुंडली के अंदर चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। मेरा मानना है कि सेशन काफ़ी इजी रहना चाहिए आप लोगों के लिए। अगर रहता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और आपको जैसे समझ आए उसको उस तरह से आपके जीवन में या फिर लाइफ में प्रेजेंट करवा सकें। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए, और कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ज़रूर बताइएगा।